ये कैसे मुमकिन है? ये दोनों तो यहां की हैं नहीं। ओह, इसका मतलब इनका यहां होना बहुत बड़े खतरे की घंटी है। विश्वजीत चुपके से उस घर से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एक विशाल चील उसके सर पर मंडराने लगता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा चील ये मेरे सर पे क्यों मंडरा रहा है? आखिर होने क्या वाला है? परेशान होकर विश्वजीत अपने घर आ जाता है। आधी रात होते ही वो चोरी छिपे अपने घर से निकल पड़ता है और माला और ज्योति के घर आ जाता है। यही मौका है। मुझे अब इसके घर के अंदर जाना ही होगा। फिर विश्वजीत उसके घर के अंदर जाता है। माला और ज्योति सो रही होती हैं। तभी विश्वजीत माला और ज्योति का हाथ पकड़ लेता है। चलो, मैं कहता हूं चलो, तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। चलो मेरे साथ, चलो। ये क्या? तुम कौन हो और किसने मेरा हाथ पकड़ा है? छोड़ दो हमें। बाबा आप कहाँ हो? अरे तुम चाहे जितना भी चीख लो, चिल्ला लो, पर तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। मैं कहता हूं चलो यहां से, चलो यहां से, चलो। तभी ये शोरगुल और आवाज सुनते ही हरे कृष्णा वहां आता है और विश्वजीत को जोर से पकड़ लेता है। अरे कौन हो तुम? कौन हो? मेरी बेटियों को इस तरह से आधी रात को कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम जिन्हें अपनी बेटियां समझ रहे हो, उनकी असली कहानी इंसानों की दुनिया से शुरू ही नहीं हुई है। तुम इन्हें मत बचाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तुम्हारी बेटियां नहीं हैं। इनके बाप मत बनो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, समझे? छोड़ो मुझे। ये कड़वा सच सुनकर माला और ज्योति दोनों बुरी तरह परेशान हो जाती हैं और हरे कृष्णा बिल्कुल खामोश हो जाता है। पिताजी, आप चुप क्यों हैं? ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ पिताजी, आप इस दुष्ट की बातों का जवाब दीजिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि हरे कृष्णा अपनी बेटियों को कोई जवाब दे पाता, विश्वजीत अचानक पूरी ताकत से हरे कृष्णा को एक जोरदार धक्का दे देता है और विश्वजीत दोनों को साथ ले जाता है। नहीं, मेरी बेटियों को छोड़ दो, मत ले जाओ इन्हें, मत लेकर जाओ। हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी बच्चियों को उस दरिंदे से बचा सकूं। माला, ज्योति, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकती। अब तुम वहीं जाओगी जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। अब तुम चलो मेरे पीछे, चलो। अरे मैंने कहा चलो मेरे पीछे, चलो। इतना कहकर विश्वजीत माला और ज्योति को अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है। भगवान, हमारी किस्मत में ये कैसा अंधेरा लिखा है। हम चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे और ये जल्लाद आदमी पता नहीं हम दोनों को कहाँ ले जा रहा है। दोनों बहनें बहुत परेशान हो गईं। विश्वजीत दोनों को घने जंगलों से होते हुए एक सुनहरे दरवाजे के पास लेकर आता है। वो एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए उस दरवाजे के अंदर दोनों बहनों को लेकर जाता है, जहाँ एक बहुत ही प्यारा सा गांव बसा हुआ है। जैसे ही माला और ज्योति इस धरती पर कदम रखती हैं, माला चौंक जाती है। ये क्या? इस धरती की मिट्टी कुछ अजीब सी रेशम जैसी महसूस हो रही है और ये आसपास का वातावरण इतनी खुशबू वाला। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? मुझे तो लगता है
कि हम अपनी दुनिया में हैं ही नहीं। तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा। अरे अब चलो तो सही, चलो। विश्वजीत दोनों को पूरे गांव वालों के सामने लेकर जाता है, जहां उन्हें देखकर कई सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे राजकुमारियों, आखिरकार आप आ ही गई। हाँ, अगमलोक में आपका स्वागत है। राजकुमारी की जय हो, राजकुमारी की जय हो। ये कैसी और किसकी जगह लग रही है? सभी गांव वाले जय जयकार करने लगे। दोनों बहनें परेशान हो गईं। तभी पीछे से मल्लिका झुमरी बाई वहां आ गई। रुक जाओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरी इजाजत के बिना इस राज्य में कोई कदम नहीं रखेगा। ये क्या, मल्लिका झुमरी बाई यहाँ? हो, मुझे अपना अगला पासा चलना होगा। ये क्या किया तुमने विश्वजीत? तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मल्लिका झुमरी बाई, देखिए बात यह है कि आप तो जानती हैं कि इन दोनों के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे राज्य को और ऊपर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। तो बस इसीलिए मैं इन दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ। नहीं, मुझे इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम इन दोनों को इस दुनिया में ले ही आए हो तो अब ये इस दुनिया से वापस नहीं जाएंगी। सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर हमारे महल की सबसे पुरानी वाली काल कोठरी में डाल दो। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, फिर हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, अब मैं तुम दोनों को सांस लेने दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात समझो। और तुम्हारे फालतू सवालों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? ले जाओ इन दोनों को। सैनिक माला और ज्योति को पकड़ लेते हैं और उन्हें खींचते हुए राजमहल के अंधेरों की तरफ लेकर जाने लगते हैं। ध्यान रहे विश्वजीत, अगली बार तुम बिना किसी इजाजत के हमारे इस अगमलोक में किसी को लेकर मत आना। अब जाओ यहाँ से। विश्वजीत सिर झुकाकर वहां से चला गया। रात होती है। माला और ज्योति अपने अपने अंधेरे कमरे में परेशान हो रही होती हैं। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर मैं किसी बड़े घर की बेटी होती तो शायद हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना होता। आखिर हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम कहाँ हो बहन? सामने आओ। तभी थोड़ी ही देर में उन दोनों की तरफ किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। कौन है? कौन आ रहा है इस वक्त? सामने आओ, इस तरह हमें डराओ मत। चुपके से एक नकाबपोश दासी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुझे तुम दोनों का सच पता है और तुम दोनों अगर यहाँ आई भी हो तो एक बड़े मकसद से आई हो। अगर तुम दोनों ने अपना वो मकसद पूरा नहीं किया तो कभी कुछ भी नहीं कर पाओगी। हाँ, मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पता तो चले कि मेरा मकसद क्या है और आखिर में काम क्या करने वाली हूँ। ठीक है, हम ध्यान से सुनेंगे, बस बताओ। मैं तुम्हें ये सच बताने आई हूँ कि सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि तुम दोनों सगी बहनें नहीं हो, बल्कि अलग अलग परिवारों से लाकर एक साथ पाली गई हो। और ज्योति, तुम कोई और नहीं बल्कि इस राज्य के राजा की बेटी हो। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं। और फिर हम तो तुम्हें देख भी नहीं सकते, तो हम तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करें? मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने इससे ज्यादा कुछ भी बताया तो मेरा परिवार जीवित नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अगर तुम हमें बताना ही चाहती हो तो पूरा सच बता दो ताकि हमें सब पता चल सके। तभी दासी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक उड़ता हुआ तीर आता है और सीधे दासी को लगता है। वो वहीं गिर पड़ती है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी वहां पीछे से मल्लिका झुमरी बाई आ गई। तुमने क्या सोचा था
कि तुम दोनों मेरा सच जान पाओगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना ही तुम कभी यहाँ से बाहर जा सकती हो। जो वर्षों पहले हुआ था वही इतिहास अब फिर दोहराएगा। आप कौन हो और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। और इस दासी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की जो गलती की थी उसकी कीमत इसने चुका दी है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे यहाँ से। सैनिक उस दासी के शव को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मल्लिका जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये क्या हो रहा है? आखिर हमें पूरा सच जानना है कि मैं राजा की बेटी कैसे हूँ। इसके लिए तो हमें किसी भी तरह इस महल से बाहर जाना होगा, पर हम तो ढंग से देख भी नहीं सकते। फिर बाहर जाएं तो जाएं कैसे? दोनों परेशान हो गईं। तभी आधी रात होते ही विश्वजीत चोरी छिपे उस जगह पर आया और उन दोनों को उस कैद खाने से बाहर निकाल लिया। कौन है और किसने हमें यहाँ से बाहर निकाला है? हाँ, घबराओ मत। मैं वही हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। ये क्या, तुमने ही हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाला और तुम ही हमें आजाद कर रहे हो? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा। पहले तुम यहाँ से सुरक्षित बाहर चलो। आओ। हाँ, चलो आओ। विश्वजीत दोनों को जैसे तैसे महल से बाहर ले आता है और नदी के किनारे ले जाता है, जहाँ दोनों बहनें परेशान होकर बैठी थीं। अब तो सच बता दो, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, सुनो, मैं कोई और नहीं बल्कि ज्योति। मैं तुम्हारे असली पिता का सबसे वफादार सेनापति हूँ, और जो तुम्हारा पिता बनकर तुम्हें पाल रहा था वो हरे कृष्णा कोई और नहीं बल्कि इस राज्य का मंत्री है। और तुम माला, तुम कोई और नहीं बल्कि हमारे राज्य के सबसे बड़े दुश्मन की इकलौती बेटी हो। दरअसल ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब हमारा राज्य बहुत ही हंसी खुशी से चल रहा था। तुम्हारी आंखों की रोशनी भी उस वक्त सही सलामत थी। विक्रमगढ़ राज्य में राजा भारमल अपनी बेटी ज्योति के साथ राज किया करते थे। एक दिन राजा भारमल परेशान होकर बैठे हुए थे, तभी वहाँ ज्योति आ गई। पिताजी, क्या हो गया? आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या कहें, बस यूं समझ लो कुछ नहीं हुआ है। बस अब कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होने वाला है और तुम विवाह करके हमें छोड़कर चली जाओगे बिटिया। बस इसी बात को लेकर हमें हर वक्त फिक्र लगी रहती है। नहीं पिताजी, मैं विवाह करके कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। तभी इतने में पीछे से मंत्री हरे कृष्णा आ गया। महाराज की जय हो। महाराज, आप भी ना ये सुबह सुबह अपनी राजकुमारी से दिल की बात कहने में लग गए। अरे महाराज, हमारे राज्य के लिए मैं एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आया हूँ महाराज। क्या हो गया मंत्री, कहो क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा गौतम ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा है। अगर आप कहें तो मैं क्या कहता हूँ कि हम उनकी बेटी माला को अपने राज्य में चोरी छिपे ले आते हैं। अगर वो हमारे कब्जे में रहेगी ना तो राजा हमारी हर बात मानेगा, उसकी नब्ज हमारे कब्जे में होगी और फिर उसकी सेना का भी हम अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो मंत्री तुम? नहीं, ये कायरों वाली हरकतें हैं। नहीं, जैसी ये हमारी बेटी है वैसी ही वो भी किसी की बेटी है। हम इस युद्ध में किसी मासूम बेटी को बीच में नहीं लाना चाहते। परंतु महाराज, हमें इस राज्य को सही दिशा देने के लिए ये कदम उठाना होगा। अगर हमने ये कदम ना उठाया तो हमारा पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए राज्य की भलाई के लिए आपको ये फैसला लेना ही पड़ेगा। क्या बात करते हैं सेनापति?
हाँ, इसका मतलब अब और कोई रास्ता नहीं है। प्रजा की भलाई के लिए जो भी फैसला लिया गया है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरी प्रजा भी मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है, तो फिर यही किया जाए। राजा भारमल परेशान होकर ज्योति को लेकर वहां से चले जाते हैं और वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही सेनापति विश्वजीत चोरी छिपे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी माला को अगवा करके अपने महल में लेकर आता है। जैसे ही राजकुमारी माला की आंखें खुलती हैं, वो चौंक जाती है। ये क्या? मैं कहाँ हूँ? मैं अपने राज्य में क्यों नहीं हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी सेनापति विश्वजीत सारा सच राजकुमारी को बता देता है। तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। तुमने चोरी छिपे मुझे मेरे राज्य से दूर किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। देखो राजकुमारी, ये सब कुछ बस 2 राज्यों को सही दिशा दिखाने के लिए लिया गया फैसला है। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे पिता हमारे राज्य को पूरी तरह से तबाह कर देते। अब जब तक आपके पिता आपको ढूंढने में परेशान होंगे, तब तक मैं आपको एक सुरक्षित स्थान पर रख दूंगा। उसके बाद जैसे ही आपके पिता शांत हो जाएंगे और संधि कर लेंगे, हम आपको सुरक्षित आपके राजमहल लौटा देंगे। उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगी। फिर विश्वजीत वहां से चला जाता है। राजा भारमल दूर खड़े होकर ये सारी बातें सुन लेते हैं। हाँ, मुझे ये काम कभी नहीं करना चाहिए था, पर मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। फिर राजा भारमल भी वहां से चले जाते हैं। वहीं दीवार के पीछे छिपी ये सारी बातें मल्लिका झुमरी बाई सुन लेती है। अच्छा, तो ये दोनों ये षड्यंत्र रच रहे हैं, पर मेरे रहते हुए दोनों राज्यों की संधि कभी नहीं हो सकती। मैंने जो दोनों राज्यों के बीच गलत फहमी डाली है और लड़ाई का जो ये बीज बोया है, इसे मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगी। मल्लिका झुमरी बाई मुस्कुराते हुए वहां से घने जंगलों से होते हुए एक काली गुफा के अंदर पहुंची, जहां एक बहुत ही बड़ी और भयानक मूर्ति खड़ी थी। मल्लिका वहां खड़ी हो गई। हे महाकालों के देवता, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब मैंने दोनों दुश्मन राज्यों की लड़कियों को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं, जिससे कि मैं इस राज्य की एकमात्र मल्लिका बन जाऊं। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है मल्लिका। अब तुम्हें इसके लिए उस राजा को यहां लाकर मेरे इस महाकाल की मूर्ति में समाना होगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरी इस मूर्ति के अंदर की मिट्टी ले जानी है, और ये मिट्टी जैसे ही तुम राजा के ऊपर डालोगी, राजा का गौरव और पूरा शरीर मेरे इस मूर्ति के अंदर समा जाएगा। उसके बाद तुम बेहद ही खूबसूरत बन जाओगी, और फिर तुम्हारी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। फिर मल्लिका मिट्टी लेकर वहां से निकल पड़ी। वो घने जंगलों से होते हुए राजमहल पहुंची, जहां राजा गहरी नींद में सो रहे थे। चलो, यही सही मौका है। तभी राजा की आंखें खुल गईं। हाँ, ये क्या मल्लिका, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? महाराज, आपने मुझे आदर के साथ इस महल में रहने की अनुमति दी थी, लेकिन अब मैं इस राज्य की मल्लिका बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा राज्य बहुत छोटा है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें एक दोस्त के नाते अपने महल में रहने, खाने और घूमने की आजादी दी है, लेकिन इसके बदले ये नहीं कि तुम्हें इस राज्य की मल्लिका घोषित कर दूं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? होश में हो तुम? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं सारा इंतजाम करके आई हूँ। तभी मल्लिका मिट्टी लेकर राजा के ऊपर फेंक देती है। तभी तेज रोशनी होती है
और राजा का शरीर अदृश्य होने लगता है। हाँ, ये क्या? अरे मेरा 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 शरीर अदृश्य क्यों हो रहा है? तुमने ये क्या डाला है मुझ पर? ये क्या डाला है मुझ पर? अरे ये कैसे हो रहा है? फिर मल्लिका जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दरवाजे के पास खड़ा विश्वजीत ये सारी बातें सुन लेता है। ये क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने महाराज के साथ ऐसा किया? मुझे ये बात जल्दी से जाकर मंत्री जी को बतानी होगी। तभी इतने में पीछे खड़ा मंत्री भी ये सारी बातें सुन लेता है। विश्वजीत, तुम किसी भी तरह से इसे अपनी बातों में उलझा कर रखो। मैं उन दोनों राजकुमारी को सही सलामत यहाँ से दूर लेकर जाता हूँ, ठीक है? ठीक है मंत्री जी, जल्दी करिए, वक्त बहुत कम है। तभी अचानक एक सफेद धुंध सभी की आंखों के सामने छाने लगती है और सभी एक जगह रुक जाते हैं। इतने में मल्लिका तेज रोशनी के साथ उन दोनों लड़कियों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये क्या? तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरा सच जानने की कोशिश की है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुमने ऐसा किया है तो तुम्हारी आंखें रहेंगी ही नहीं कि तुम मुझे पहचान सको। और मुझे किसी भी तरह तुम दोनों को 25 वर्ष तक जीवित रखना है। उसके बाद ही मैं अपना अगला कदम उठा पाऊंगी। तभी अचानक मल्लिका मंत्र पढ़ने लगी, जिससे वो मिट्टी की धूल लेकर उन दोनों की आंखों में डाल देती है। अचानक तेज रोशनी फैलते ही दोनों की आंखों की रोशनी चली जाती है। अब तुम दोनों चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, और अब बस कुछ वर्ष और, उसके बाद मेरा जो एक और काम बचा है वो भी पूरा हो ही जाएगा। मल्लिका हंसते हुए चली जाती है। तभी मंत्री हरे कृष्णा चोरी छिपे उस घर के अंदर आ जाता है। हाँ, दोनों की आंखों की रोशनी चली गई, और अगर इनकी यादें रहेंगी तो ये दोनों जिंदा लाश की तरह बन जाएंगी। इसीलिए मुझे वो करना ही पड़ेगा। फिर मंत्री अपनी जेब से एक ताबीज निकालता है और उन दोनों के गले में पहना देता है, जिससे देखते ही देखते दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। मुझे माफ कर देना बच्चियों, पर मुझे ये सब करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से ले जा सकूं। तभी कुछ देर में मंत्री उन दोनों को जैसे तैसे उस लोक से बाहर ले आता है। मंत्री हरे कृष्णा तुम दोनों को अपनी बेटी बनाकर बाहर पालने के लिए लेकर आया, लेकिन मैं बस तुम दोनों को किसी भी तरह से इस राज्य में लाकर तुम्हारा सही अधिकार दिलाना चाहता था, क्योंकि तुम्हारी यादें गई नहीं थीं और न ही आंखों की रोशनी बढ़ी थी, बल्कि तुमसे ये सब कुछ छीना गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब हुआ मेरे साथ। मुझे मेरे पिता को वापस लाना है। उस महाकाल की मूर्ति ने मेरे पिता को अपने अंदर कैद किया है और मेरी आंखों की रोशनी उस मल्लिका ने छीनी है। अब लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें आज ही ये कदम उठाना होगा। कल पूर्णिमा की रात है। कल ही ये मल्लिका अपनी आखिरी साधना करने वाली है। इससे पहले हमें महाराज को उस मूर्ति से आजाद करना होगा, और जैसे ही महाराज उस मूर्ति से आजाद होंगे तो हमें उस मूर्ति को किसी भी तरह से तोड़ना होगा। ठीक है, हम दोनों देख नहीं सकते तो क्या हुआ, हमारे पास हिम्मत है और हम सच का साथ जरूर देंगी। फिर ज्योति, माला और विश्वजीत तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो गुफा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। आखिरकार तुम दोनों आ ही गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन बोल रहा है? वही जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी दे दूंगा, लेकिन इसके बदले क्या तुम मुझसे विवाह करोगी?
मैं तुम्हें आंखों की रोशनी दे दूंगा, फिर तुम मेरी मल्लिका बनकर यहाँ खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताओगी। बोलो। नहीं, भले ही ये मेरे दुश्मन राज्य की बेटी हो और उन्होंने यहाँ पर राजा को कैद कर लिया हो, पर उन्होंने मुझे अपने पास रखने के बावजूद हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखा है, इसलिए मुझे उनकी रक्षा करनी है। तभी अचानक तेज रोशनी फैली। माला, लगता है अंदर से कुछ ठंडी हवा महसूस हो रही है, यानी कि हम गुफा के मुहाने पर हैं। चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों जैसे तैसे गुफा के अंदर पहुंचे, जहां अचानक दोनों को धुंधला धुंधला दिखने लगा। ये क्या? मुझे हल्का हल्का कुछ दिख रहा है, जैसे कि सामने कोई बड़ी सी मूर्ति हो और उसके सामने बहुत सारा खजाना जैसा कुछ रखा हो। हाँ, मुझे भी ये धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। आखिर हमारी आंखों में इस तरह रोशनी क्यों आ रही है? तभी उस मूर्ति से एक भयानक आवाज आई। मैं तुम दोनों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए दे दूंगा और ये सारा धन भी दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी सेवा करनी होगी। नहीं, मुझे ये धन नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुम्हारी सेवा करनी है। बस मुझे मेरे पिताजी को वापस करो, वरना मैं तुम्हारी ये मूर्ति तोड़ दूंगी। तुम ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। तभी ज्योति नीचे बैठकर हाथ टटोलती है तो उसके हाथ में एक भारी पत्थर लग जाता है। अगर मेरे पिता और मैं एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते होंगे तो एक बाप बेटी के प्रेम की सौगंध, बस मेरे पिता आजाद हो जाएं। इतना कहकर ज्योति उस पत्थर को पूरी ताकत से उस मूर्ति पर मार देती है। वो पत्थर सीधे मूर्ति के बीचों बीच जाकर लगता है, जिससे तेज रोशनी के साथ वो बड़ी सी मूर्ति टूट टूट कर गिरने लगती है। लगता है कुछ टूटकर गिर रहा है। तभी इतने में तेज रोशनी फैली और उस रोशनी से राजा भारमल प्रकट हो गए। अपनी बेटी को देखते ही वो भागते हुए आए। हाँ, ज्योति, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। क्या पिताजी, आप आजाद हो गए? हाँ बेटी, लेकिन चलो ये गुफा टूट कर गिर रही है क्योंकि तुमने इस मूर्ति की शक्ति को खंडित कर दिया है। एक सच्चे प्रेम की शक्ति ही इस मूर्ति को खंडित कर सकती थी। चलो बेटा, चलो जल्दी चलते हैं, चलो। फिर राजा भारमल माला और ज्योति का हाथ पकड़कर उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर विश्वजीत उन दोनों को देखकर खुशी से झूम उठता है। महाराज, आप सही सलामत वापस आ गए? कैसे हैं आप? हाँ, मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ विश्वजीत? मुझे सारा सच बताओ। तब सेनापति विश्वजीत राजा भारमल को सारा सच बता देता है। मेरी बेटी मुझसे इतना प्रेम करती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन मेरी बेटियों की आंखों की रोशनी वो कैसे वापस आएगी विश्वजीत? महाराज, जब आप वहां कैद थे तो राजकुमारी की देखभाल मंत्री जी कर रहे थे। उस वक्त मैं यही जानकारी प्राप्त कर रहा था। जैसे ही उस मल्लिका के पास जो छड़ी है वो छड़ी टूटेगी ना, तो इन दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और वैसे भी महाराज, उस मूर्ति के टूटते ही मल्लिका अब कमजोर हो गई है। आइए चलिए चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं, चलो। फिर सभी राजमहल की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ मल्लिका झुमरी बाई की जादुई छड़ी की रोशनी गायब होने लगी। ये क्या? मेरी छड़ी की रोशनी कैसे गायब हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्ति कभी कमजोर नहीं हो सकती। तभी थोड़ी ही देर में राजा भारमल और बाकी सब वहां आ गए। मल्लिका जैसे ही उन दोनों लड़कियों और राजा को देखती है वो चौंक जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतने वर्षों से जो सोच रही थी वो इस तरह बर्बाद नहीं हो सकता। तुम लोग आजाद कैसे हो सकते हो?
तुमने क्या सोचा था कि एक बाप बेटी का प्रेम इतनी जल्दी हार जाएगा? कभी नहीं। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम हमेशा के लिए वहीं जाओगी जहां तुम्हारी असली जगह है। मल्लिका अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर उसका जादू काम नहीं करता। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारा जादू अब कभी काम नहीं करने वाला मल्लिका, क्योंकि तुम्हारी उस महाकाल की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तभी राजा भारमल आगे बढ़े और मल्लिका की उस जादुई छड़ी को बीच से तोड़ देते हैं। छड़ी के टूटते ही तेज रोशनी के साथ मल्लिका का शरीर अदृश्य होने लगा और धीरे धीरे वो एक काली बिल्ली में बदल गई। देखा, जो जैसा रहता है बिल्कुल उसी रूप में बदल जाता है। सैनिकों, इसे ले जाओ और इसे उसी जगह रखना जहां इसके लिए पिंजरा बनाया गया है। ले जाओ इसे। सैनिक उस काली बिल्ली को लेकर वहां से चले गए। तभी एक तेज रोशनी के साथ दोनों बहनों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये क्या? मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई? सच में मेरी भी आंखों की रोशनी वापस आ गई। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूं कि तुम दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। मुझे मेरे पिता के पास जाना है महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। मैंने उस वक्त बस अपने राज्य की दुश्मनी शांत करने के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया था। बेटी राजकुमारी, आज तुमने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। चलो, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से तुम्हारे राज्य के महाराज को सौंप दूंगा। आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज। मैं आज ही पूरी प्रजा को जो इस मल्लिका की कैद में थी सबको आजाद करके उन्हें खुशी पूर्वक उनके घर तक छोड़ आता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। फिर राजा भारमल राजकुमारी माला को लेकर उसके राज्य चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं। वहीं ज्योति उस राज्य की राजकुमारी बनकर फिर से राजा और अपनी प्रजा के साथ शांति पूर्वक जीवन जीने लगी।